हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। पिछले क्लास में हम लोगों ने रोटेशनल मोशन में रोलिंग मोशन पढ़ा था और रोलिंग मोशन में कुछ क्वेश्चंस करे थे। उसी के आगे कुछ क्वेश्चंस और करेंगे रोटेशन में पर्टिकुलर रोलिंग टॉपिक के, एंड देन हम आज स्टार्ट कर देंगे ग्रेविटेशन। ठीक है, तो देखो बच्चों, कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे इफ अ स्फीयर, देखो बच्चों, जब कुछ ना दिया हो और खाली स्फीयर बोला जाए तो आप उसको सॉलिड स्फीयर एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं बोलेंगे तो इट इज टेकन एज अ सॉलिड स्फीयर। इफ अ स्फीयर इज प्लेस्ड on the top of an inclined plane at point A, the sphere start from rest and roll down and leaves the plane at point B as shown. ठीक, at point E as shown. Find the horizontal distance covered by the sphere after leaving the plane. ठीक, कह रहा है टेक g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। If a sphere is placed on the top of an inclined plane at a point A, the sphere starts from rest and rolls down and leaves the plane at point B as shown. Find the horizontal distance covered by the sphere after leaving the plane. Take g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, डायग्राम देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन सेज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। पॉइंट ए की ग्राउंड से हाइट है 2.4 मीटर और पॉइंट बी की हाइट है 1 मीटर। पॉइंट ए की हाइट है 2.4 मीटर, पॉइंट बी की हाइट है 1 मीटर। और स्फीयर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी यहां स्टार्ट कर रहा है, यानी u इक्वल टू क्या बच्चों, 0। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि जब पॉइंट बी पे इंक्लाइंड प्लेन को छोड़ देगा, इसको छोड़ने के बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। ठीक है, तो लॉजिकल बात ये आ रही है कि भाई यहां से स्टार्ट कर रहा है u0, डाउनवर्ड रोल करता हुआ जा रहा है। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन बोला है इट रोल्स डाउन, इट इज नॉट स्लाइडिंग डाउन, इट इज रोलिंग डाउन। ठीक, तो रोलिंग हम लोग पढ़ ही चुके हैं, समझ चुके हैं। तो जब रोल करता हुआ नीचे आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे जब पहुंचेगा आफ्टर लीविंग द प्लेन, क्या समझते हो, क्या लगता है कि ये जो स्फीयर है कौन सा शेप फॉलो करेगा, इसका पाथ ऑफ जो मोशन है वो कैसा होगा। तो आपको जब इसके पास वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो जाहिर सी बात है ये फ्री फॉल तो करेगा नहीं, तो इट विल फॉलो आप प्रोजेक्टाइल मोशन और यहाँ पे गिरेगा। ठीक, तो जब ये गिरेगा बच्चों तो इसकी जो डिस्टेंस है ये हमसे पूछी जा रही है। इस डिस्टेंस को आप रेंज कह सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, इसकी रेंज। और अगर आप इसको देखें तो इट रिजेंबल्स विद द प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, और फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर
जब बॉल किसी को हम ऐसे फेंकते थे, बॉल इस तरह से गिरती थी, तो बच्चों रेंज का फॉर्मूला सिंपल सा था u इंटू अंडर रूट 2h बाय जी। इसे हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ द स्फीयर। तो रेंज ऑफ द स्फीयर में हमें x इक्वल टू r मिल जाएगा और यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो क्या h हमको मालूम है? तो कह देंगे हाँ सर h मालूम है। h बराबर कितना है? 1 मीटर। h ऑलरेडी हमारे पास है, कितना? 1 मीटर है। क्लियर दिख रहा है? यहां से चल रहा, यहाँ पे इसने छोड़ दिया, तो यहाँ पे तो u जीरो था लेकिन यहाँ u जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जा रही है किसी और एनर्जी में। अगर ये स्लाइड करता तो कन्वर्ट हो जाती स्लाइडिंग काइनेटिक एनर्जी या लीनियर काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये रोल कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। और तो मालूम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल से कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। तो पोटेंशियल का फॉर्म अगर कम हो रहा है बच्चों, तो जाहिर सी बात है काइनेटिक का फॉर्म बढ़ रहा है, ठीक है। तो व्हाटएवर लॉस इन द पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जब ये यहाँ से इसको छोड़ेगा तो इट विल फॉल लाइक दिस, और यही हमें बताना है। तो हमें सबसे पहला काम क्या है कि h मालूम होना चाहिए, h मालूम है, g मालूम होना चाहिए, g मालूम है, u नहीं मालूम है, बस u निकाल लिया जाए। तो u कैसे निकालते हैं? तो देखो ये कॉन्सेप्ट पहले भी यूज कर चुके हैं और आगे भी कई बार यूज करेंगे। यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल बिटवीन पॉइंट A एंड T। A और B के बीच में अगर हम कंजर्वेशन एनर्जी प्रिंसिपल यूज करें बच्चों, तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी एट A यानी mgh1, काइनेटिक एनर्जी एट A यानी 0 must be equal to potential energy at B यानी mgh2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट B इक्वल होना चाहिए। हाँ भाई होना चाहिए। mgh2 इधर ले आओ तो लिखा है mg ब्रैकेट h1 minus h2 is equal to kinetic energy at B। तो because its motion is rolling, तो बच्चों kinetic energy of a sphere will be half I omega square plus half mv square। लेकिन हमने सिंबल जो लिया u लिया, तो उसको लिख देंगे हाफ m u स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। सिंबल लिया u तो u ले लेंगे, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 2mg h1 कितना बच्चों? 2.4 कहां पर आ गया? 1 पे, तो -1 इक्वल टू 2 तो यहां आ गया। सॉलिड स्फीयर तो I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। ओमेगा इज व्हाट? v बाय r। ओमेगा इज v बाय r, लेकिन सिंबल क्या लिया हुआ है? u, तो लिख देंगे u बाय r, नो प्रॉब्लम। आ गया u स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस mu स्क्वायर। नाउ r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक बात। मास m कॉमन निकालो, इस m को कैंसिल कर देगा, तो हम लोग को u मिल जाएगा बड़े आराम से। कितना? 2g ब्रैकेट 2.4 minus 1 is 1.4 is equal to what? क्या लिखा है बच्चों? 2/5 u square plus u square। So the result is 2g 1.4 मतलब 14/10, डेसिमल हटा के 2/5 को जोड़ोगे तो इट विल बी 7/5 u स्क्वायर। अभी g के लिए रिप्लेस मत करना, 9 पॉइंट रिप्लेस मत करो, लेट्स सी क्या आंसर आता है। तो देखो भाई क्या हुआ, 7 2 14 2 5 10 5 कैंसिल्ड बाय 5। तो सिंपली आपका u स्क्वायर जो आ रहा है वो कितना बचा? केवल 2g। तो u स्क्वायर इज 2g, सो u इज व्हाट? अंडर रूट 2g। तो फॉर्मूला फिर से देखो, हमें क्या क्या चाहिए था? हमें रेंज ढूंढनी है, u नहीं था हमारे पास जो अब है, h पहले से था 1 मीटर, g की वैल्यू क्वेश्चन ने स्पेसिफाई करी है कि 9.80 लेना। अब 9.8 लेना जरूरी है कि नहीं ये देखा जाए जरा, है ना। तो मूविंग टू द लास्ट स्टेप, यानी पुटिंग द वैल्यूज ऑफ u एंड h इन द रिलेशन। तो r इज इक्वल टू u कितना है बच्चों? अंडर रूट 2g into under root 2h, h is what? 1 upon g। दोनों का रूट आप कॉमन लगा दीजिए, ये और ये रूट कॉमन कर दीजिए, 2g into 2/g, so g and g cancel,
तो इससे पता चला कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों कि आपने ग्रेविटी 9.8 रखी या 10 रखी, सही बात है। तो 2 2 जा 4, तो 4 2 हो जाएगा 2, सो द आंसर इज 2 मीटर। तो ये बात आप याद रखेंगे बच्चों कि जब स्फीयर सॉलिड स्फीयर क्लाइंट प्लेन को छोड़ देगा तो वो जो हाइट कवर, जो डिस्टेंस कवर करेगा हॉरिजॉन्टल, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 मीटर आ रही है। और ग्रेविटी चाहे आप 9.8 रखते चाहे 10 रखते कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन। तो होपफुली आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, नहीं लिखा एक बार क्वेश्चन देख लो, फिर धीरे से इसको हम स्क्रॉल कर देंगे, ठीक है। फिर एक बार क्वेश्चन का रिकैप भी कर देंगे क्या किया जा रहा है। क्वेश्चन हमारा ये था, sphere is placed on the top of an inclined plane at point A, ठीक, और लाइट ऑफ कर देते हैं, बेटर विजिबिलिटी हो जाएगी। At point A, the sphere starts from rest and rolls down and leaves the plane at point B as shown. Find the horizontal distance covered by the sphere after leaving the plane. Take g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायग्राम क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। याद रखो बच्चों, जिन क्वेश्चन में डायग्राम दिया होता है वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि आपको डायग्राम बनाने में टाइम नहीं लगाना पड़ता। तो ए से चला, बी पे छोड़ दिया इसने। ए की हाइट ग्राउंड से 2.4 मीटर, जो इससे विजिबल नहीं हो पा रही है, इसको मैं सही कर दूं। ठीक, ठीक है। तो अब यू हमें निकालना था। स्टार्ट किया इसने रेस्ट से, तो रेस्ट पे था तो इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे 0 विदाउट एनी डाउट। देन इट इज रोलिंग डाउन, पॉइंट बी पे इसने प्लेन को छोड़ा, तो प्लेन को जब छोड़ा तो इसकी वेलोसिटी 0 नहीं थी, क्योंकि नीचे आते आते एक्सेलरेट करता गया और रोलिंग मोशन था, इसलिए उसकी जो पोटेंशियल कन्वर्ट हो रही थी बच्चों, वो कन्वर्ट होती जा रही थी, यानी घटती जा रही थी, और काइनेटिक एनर्जी कौन सी, रोलिंग, वो बढ़ती जा रही थी। एज अ रिजल्ट पोटेंशियल का डिक्रीज इक्वल टू द काइनेटिक का इंक्रीज, और जब हमने इक्वल कर दिया तो हमें वेलोसिटी मिल गई। और इक्वल कैसे किया, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है नई चीज हो, लेकिन कुछ बच्चे जो वर्क एनर्जी पावर से हमारे साथ चल रहे हैं उन्हें मालूम है कि ये कॉन्सेप्ट कितने बार हम यूज कर चुके हैं, और उसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। जी की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, इट इज इररिलेवेंट कि आप इसको 9.8 लेते हैं या 10 लेते हैं, आंसर रिमेन सेम। ठीक, इसको लिख लीजिए। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक बच्चों, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, a sphere is rolling down from an inclined plane of inclination angle
if the sphere start from rest, calculate coefficient of rolling friction. Second part, rolling friction acting on the sphere. वो तो बात को समझो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व हो गया, तो अदर कॉन्सेप्ट जब भी इन्वॉल्व होते हैं किसी भी क्वेश्चन में तो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट पे नहीं रहता, उस पर दूसरा कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। हालांकि बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिंपल है, आपको इसके बारे में पता भी है। तो लेट्स सी, जो हमने तो बताया हुआ है उसको याद रखना बच्चों कि बिना फ्रिक्शन के कभी रोलिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इफ somebody says a sphere or a disk or anything is rolling on a smooth surface, तो उसको आप कहते हैं इट इज नॉट पॉसिबल, ये जो आप बोल रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो देखो आगे क्वेश्चन बोला गया तो इसको सॉलिड स्फीयर लेंगे, क्वेश्चन लिख लिया होगा, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। स्फीयर इज रोलिंग डाउन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन एंगल थीटा। If the sphere start from rest, calculate number 1 coefficient of rolling friction, number 2 rolling friction acting on the sphere। यानी पहले म्यू बताना है और म्यू के बाद फिर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू भी बतानी है, ठीक। चलो भाई देखा जाए। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, ये स्फीयर ने रोल करना शुरू कर दिया फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, ठीक। तो इसको नीचे कौन खींच के ला रहा है बच्चों, तो कहते हैं सर mg sin थीटा कंपोनेंट खींच रहा है, अपोज कौन कर रहा है, कहते हैं सर फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, ठीक है। तो हम कह देंगे कि जब नीचे जा रहा होगा तो इसके अंदर जब नीचे फोर्स लग रहा है तो इट मस्ट बी मूविंग विद सम एक्सेलरेशन, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर m into a। हमारे पास रिलेशन बहुत पुरानी कि ग्रेटर फोर्स बाय नेट फोर्स जो होता है, याद रखना बच्चों, नेट फोर्स होता है m into a, और नेट फोर्स जो m into a वो तो हमेशा होता है ग्रेटर फोर्स माइनस द स्मॉलर फोर्स। बड़े फोर्स से आप छोटा फोर्स घटा दीजिए, द रिजल्टेंट इज कॉल्ड एज नेट फोर्स m। अब यहाँ पे ग्रेटर कौन है, mg sin थीटा, स्मॉलर कौन है, रोलिंग फ्रिक्शन, इसको हम f लिख रहे हैं खाली, ठीक है ना, एक बार लिख दिया f, अब f लिखा करेंगे, इक्वल टू m, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात बच्चों क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर, तो ये स्फीयर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है कि स्लाइड, तो कहते हैं सर रोलिंग मोशन कर रहा है। तो रोलिंग मोशन का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमको पता है कि g centered upon beta is the expression for rolling friction, ठीक है। बच्चों कोई भी फोन ना करें किसी भी तरह का, ठीक है, क्लास डिस्टर्ब हो जाता पूरा, दोबारा फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। आप अपनी क्वेरीज 5:30 से पहले पूरी क्यों नहीं कर पाते हैं? जब क्लास चलो तभी आपको कई चीजें याद आती हैं, आप पूछना शुरू करते हो सर ये सर वो। ये बच्चों जूम ऐप की तरह नहीं है कि आपको क्लास के टाइम पे एंट्री लेनी है, आप रात को 12 बजे भी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजिए, आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएगा और आप क्लास स्टार्ट कर दीजिए क्लास टाइम की, उस टाइम पे कोई इंक्वायरी ना करें, ठीक। तो जो बच्चा कोमल सोनी के साथ कांटेक्ट में, वो फोन करके बता दे कि फोन ना करें सर को। तो ये एक्सेलरेशन को मालूम है, a इक्वल टू क्या है, g sin अपॉन बीटा। अब बीटा क्या था बच्चों, तो बीटा आपको मालूम है 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये रोलिंग मोशन का एक्सेलरेशन फिक्स है, कोई बॉडी हो तो कोई बॉडी किस पे डिपेंड करेगा, आई पे, ठीक है। उसका शेप क्या है वो हमें आई, उसी हिसाब से आई की वैल्यू पुट करनी होगी, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू व्हाट इज m, mm, a क्या है g sin थीटा
अपॉन बीटा, बीटा क्या 1 प्लस आई, व्हाट इज आई? तो सर स्फीयर है, तो स्फीयर होगा तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। ठीक है, तो लिख दिया हमने यहाँ पे 2/5 mr² अपॉन क्या लिखा है mr², तो एज अ रिजल्ट ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचा mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस 2/5 मतलब 7/5, 5 चला के ऊपर। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि हमें सेकंड पार्ट पहले मिल गया, फर्स्ट पार्ट बाद में मिलेगा, यानी हमें फ्रिक्शन पहले मिल गया mg sin थीटा माइनस इधर आ गया कौन 5/7 mg sin थीटा, उधर चला गया कौन फ्रिक्शन। व्हाट इज द फ्रिक्शन? तो आंसर आ गया 7 - 5 दैट इज 2/7 mg sin थीटा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमें पहले मिल गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है कि फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द सॉलिड स्फीयर इज 2/7 mg sin थीटा। ठीक, ओके। सेकंड पार्ट वो था कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो हमने निकाल ही लिया। और फर्स्ट पार्ट था फाइंड द फ्रिक्शन, फर्स्ट पार्ट था फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सेकंड पार्ट था फाइंड द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स हमें मिल गया पहले, अब हम फर्स्ट पार्ट निकाल लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो हमें मालूम है कि कोई भी जनरल रिजल्ट आप लिखते हो फ्रिक्शन के तो म्यू mg नहीं होता, म्यू n होता है। और इंक्लाइंड प्लेन बच्चों n की वैल्यू क्या होती है? इंक्लाइंड प्लेन पे n होता है mg cos थीटा, 2/7 mg sin थीटा। लीजिए भाई सीधा सीधा इक्वेट किया आपने, mg mg यहाँ कैंसिल हो गया, cos चला गया नीचे, तो क्या लिखा हुआ है म्यू इज इक्वल टू 2/7 sin थीटा बाय cos थीटा, और इसे आप कहते हैं tan थीटा। सो आपका फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया आपका 2/7। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस, एयरप्लेन मोड लगा दूंगा 2 मिनट बाद। लाइव पढ़ाना इसीलिए बच्चों बहुत ही मुश्किल होता है। लाइव में जैसे जितने ज्यादा बच्चे पढ़ते जाते हैं उतना ज्यादा जो है फिर डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टीचर्स दे स्टार्ट टीचिंग लाइव बट दे एंड अप गिविंग द वीडियोस। प्रॉब्लम यही होती है, समझने को तैयार ही नहीं होता कोई बच्चा, अपने में चलाते रहते हैं। जनता नहीं होती अपने देश की जनता, उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। ये मत करो, 2/7 tan थीटा, तो ये आ गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है ये? कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है रोल कर रही है। ठीक है, तो ये आ गया आपके दोनों एक्सप्रेशंस, एक फ्रिक्शन क्या है ये लग रहा है, और ये कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन है। ठीक, अब कुछ बेसिक से एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसके पहले तो मैं तो रिकैप करा देते हैं फॉर्मूले, जिससे कि आप कंपेयर भी कर सकें, कंपैरिजन में कुछ क्वेश्चन है वो भी कर लें। And then if time remains we will start gravitation, otherwise we will start gravitation in our next class। ठीक है, यानी सैटरडे। इसको आप लिख लीजिए। फर्स्ट पार्ट क्या था देखो, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं नीचे देख लो। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी इस कॉन्सेप्ट से कि ग्रेटर माइनस स्मॉलर इज m into a, यानी कि उसको नीचे खींच के ला रहा कौन है वो mg sin थीटा कंपोनेंट है। याद रखो बच्चों, इंक्लाइंड प्लेन पे किसी भी बॉडी को अगर कोई नीचे खींच रहा है, नीचे कोई पुल कर रहा है, तो इट इज ऑलवेज mg sin थीटा कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट्स में इसको हम कई बार देख चुके हैं। और इंक्लाइंड प्लेन पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किससे बैलेंस है? तो mg का जो cos थीटा कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू mg cos थीटा, और mg sin थीटा इसको नीचे खींचता है। सरफेस अगर स्मूथ होता, यही वाला सरफेस स्मूथ होता, तो ब्लॉक क्या करता, ब्लॉक ये स्फीयर क्या करता, स्फीयर स्लाइड करता हुआ था, रोल करता हुआ नहीं आता। अभी इसी को हम इसका सेकंड पार्ट बना के समझेंगे। ठीक है, तो वो स्फीयर स्लाइड करता हुआ था, तो भी क्या होता mg sin थीटा नीचे लगता और अपवर्ड फोर्स क्या होता जीरो, क्योंकि स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन नहीं होता। ठीक, फिलहाल हमारा एक्सप्रेशन कहां से स्टार्ट हुआ?
हमारा एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ है mg sin थीटा माइनस fr इज इक्वल टू m इंटू ए। नाउ ए किसका है? ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रोलिंग बॉडी, और रोलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने कहा था, इसको आप याद कर लें, हमने इसका डेरिवेशन बताया था आपको। इसका एक्सेलरेशन है g sin थीटा अपॉन बीटा। ठीक, पिछले वाले लाइव क्लास में इसका हमने डेरिवेशन बताया था, और अनफॉर्चुनेटली पिछला वाला लाइव क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाया इन्हीं सब चीज़ों से। फोन आते रहे, क्वेरी करते रहे, एक फोन लैंडलाइन उसका आ रहा नंबर से आ रहा है, दूसरा व्हाट्सएप से कॉल आ रहा है, ऐसा डिस्टरबेंस हुआ कि वो रिकॉर्डिंग बीच में इंटरप्ट हो गई और दैट वीडियो वाज लॉस्ट। इसी वजह से आई एम सेइंग प्लीज डू नॉट कॉल ड्यूरिंग दिस टाइम 5:30 to 8:30 आप कॉल ना करें। आज वैसे भी क्लास 7:30 पे ओवर करना है, क्योंकि 8 बजे से कर्फ्यू लग जाना है। 9 की जगह अब 8 बजे का टाइमिंग कर दिया गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, इसी बीच हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो ठीक है, तो अब आप भी अपने घर पे रहें और पढ़ने में फोकस करें, स्ट्रेस ना लें किसी तरह का अगल बगल का, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो बीटा इक्वल टू क्या है? 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या है रोलिंग बॉडी का? तो हमारा फॉर्मूला बन गया जी साइन थीटा अपॉन बीटा, और बीटा में जो आई की वैल्यू प्लेस करी, तो आई सॉलिड स्फीयर का देखो साइड में लिखा हुआ 2/5 एम आर स्क्वायर, हॉलो स्फीयर होता तो 2/3 एम आर स्क्वायर, और इसी तरह से डिस्क या कोई और बॉडी होती बच्चों, उस हिसाब से आप फॉर्मूला कॉन्स्टेंट सब ये रखते, लेकिन बस आई की वैल्यू बदलती जाती, उस वजह से आपका एक्सेलरेशन अलग आता, फ्रिक्शन एक्टिंग अलग आता। ठीक, सो सॉल्विंग आगे सॉल्व किया, उसके बाद रिजल्ट आ गया हमारा फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना आ गया 2/7 mg sin थीटा। ये हमारा आ गया था फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, 2/7 mg sin थीटा, ये आ गया था फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी। उसके बाद हमसे पूछा गया फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। तो बस फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है? म्यू n होता है, n की जगह हमने रिप्लेस कर दिया mg cos थीटा, और जब रिप्लेस कर दिया तो सॉल्व करते समय mg साफ हो गया, cos नीचे आ गया, तो sin बाय cos क्या होता है बच्चों? tan थीटा। सो आवर आंसर इज 2/7 tan। ठीक, ओके, अब देखो पहले वो फॉर्मूला रिकैप करो थोड़ा सा। जिन बच्चों ने लास्ट टर्म पे लाइव क्लास ना किया हो, वो आप थोड़ा देख लीजिए हम किन चीजों को यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा इनको और हम यूज करेंगे। कोई भी बॉडी है, एनी बॉडी, ठीक है, इट मे बी डिस्क, रिंग और व्हाटएवर, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम दिस हाइट एज, एंगल कितना है? थीटा, और ये रोल करके नीचे आ रही है, क्या कर रही है? रोलिंग मोशन कर रही है। रोलिंग मोशन में क्या होता है बच्चों कि बॉडी जो है वो गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ती है, गोल घूमते हुए नीचे तक जा रही है, यानी कि लीनियर मोशन भी कर रही होती है प्लस रोटेशनल मोशन भी कर रही होती है। इन दोनों की मोशन को जब आप सम कर देते हैं तो लीनियर प्लस रोटेशन को जब आप सम कर देते हैं दैट फॉर्म्स रोलिंग मोशन। ठीक है, देखो इतनी छोटी सी बात पे एक क्वेश्चन बन जाता है, इतनी छोटे डायग्राम से कैसे बनता है बताएंगे। फिलहाल इस पर आ जाए, वापस आ जाए। तो रोलिंग बॉडी नीचे चली आ रही है, तो पहला पार्ट पूछा गया था कि जब ये यहाँ पहुंचेगी इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हमने यूज किया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, और इसको यूज करके हमारा वेलोसिटी रिजल्ट आया बच्चों √2gh अपॉन बीटा, जहां बीटा भी आप रखें क्या होता है 1 प्लस आई अपॉन एम स्क्वायर, जैसा हमने यूज किया। दूसरा, ये जो रोलिंग बॉडी है इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बच्चों याद रखें g sin थीटा अपॉन बीटा, बीटा वही। और तीसरी और आखिरी बात ये बच्चों कि जब नीचे आएगा, नीचे आने इसको टाइम कितना लगेगा, नीचे आने टाइम कितना लगेगा, टाइम है नीचे आने का टाइम लगेगा 1 अपॉन sin थीटा अंडर रूट 2h 2h/g नॉर्मल फॉर्मूला, बस एक बीटा लगा दूंगा। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ जाता है जब आप यूज करते हैं 2gh बीटा बाय, ठीक है, ये लगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स हमने पढ़ लिए थे, उसके बाद हम इनको यूज करने जा रहे हैं ऑनलाइन।
एस के जगह ये एस डिस्टेंस, एस के ले सकते हैं एच अपॉन साइन थीटा, 0 इंटू टी प्लस साइन थीटा अपॉन इंटू टी स्क्वायर। तो P इज इक्वल टू आर हमारे पास 2 H बीटा स्क्वायर। इस इक्वेशन यूज करके हमने ये रिजल्ट निकाल लिया था। ये इक्वेशन हमने यहाँ यूज करी थी u स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ यूज किया था हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तीन चीजें आप देखेंगे इस तरह यूज किया था। याद रखना डिस्टेंस कवर्ड के लिए हम h नहीं यूज करते, डिस्टेंस पर यूज करते हैं h बाय sin थीटा। बॉडी जो डिस्टेंस कवर किया वो ऐसे ही है। ठीक है, मतलब इसलिए बता दिया क्योंकि लास्ट टर्म का अगर आपको डेरिवेशन छूट गया तो जो डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज नॉट h, h is the vertical height lost by the body and distance covered is s। ठीक, तीन फॉर्मूले आपको याद रखने। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। रोलिंग मोशन का जो एक्सप्लेनेशन है, रोलिंग मोशन का जो डायग्राम आप बनाते हैं कि ये लीनियर मोशन प्लस रोलिंग मोशन का सम है। ठीक है ना, रोटेशनल मोशन का सम। तो लीनियर में हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या बच्चों, सेम vv। रोटेशनल में मान लो तो वेलोसिटी क्या है प्लस v, ये क्या है माइनस v, सेंटर की वेलोसिटी क्या है 0। इन दोनों को जोड़ दिया तो दिस इज व्हाट, दिस इज रोलिंग मोशन। अब यहां ध्यान से देखो v प्लस v को जोड़ो क्या बन जाएगा 2v, v प्लस 0 क्या बचेगा केवल v, और यहाँ की वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चों 0। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लेकिन तुम्हें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी से जुड़ा एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, यहीं से कॉन्सेप्ट बन जाता है कि लीनियर काइनेटिक क्या है हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक क्या है हाफ i ओमेगा स्क्वायर, और रोलिंग काइनेटिक क्या है इन दोनों का सम, यानी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ये किसकी है, ये रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये जाहिर सी बात है। तो एनर्जी के बेसिस पे भी तो हमने क्वेश्चंस करे, देखे, समझे। ठीक, अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन वो करेंगे, और होपफुली ये सबके पास लिखा हुआ है और हमें बार बार देखना पड़ता है रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे फोन करे बिना मानते नहीं। ठीक है, ओके। अब पता नहीं लोग क्या प्रॉब्लम है, इतने सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके, 39 बच्चे ज्वाइन कर चुके। Example, if uh, if a bee of radius r is rolling on a horizontal surface, if a wheel of radius r is rolling on a horizontal surface, a small mud plum, छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा होता है, ठीक है, पॉइंट मास होता है, प्लम कहते हैं, स्मॉल mud plum sticks to it and leaves the wheel when it reaches the topmost
position of the wheel. If velocity of the wheel is v, यानी जब भी कहा velocity of the wheel, तो याद रखो बच्चों ये velocity होती है इसके center of mass. जब भी बोला जाए velocity of the wheel is v, तो बात हो रही है इसके center of mass, यानी यहाँ की velocity. जब भी कोई क्वेश्चन कहता है velocity of the wheel is v, ठीक, तो या तो velocity कहाँ की है, center of mass. क्वेश्चन कह रहा है if a wheel of radius r is rolling on a horizontal surface, a mud clump sticks to it. मिट्टी का एक छोटा टुकड़ा, जैसे गाड़ी चलाते हैं कीचड़ की सड़क पे तो मिट्टी चिपक ही जाती है, चिपक करके फिर मडगार्ड जो होता है उस पे मिट्टी जमा हो जाती है. क्यों जमा होती है? क्योंकि जब पहिया घूमता हुआ जाता है तो मिट्टी जब ऊपर पहुंचती है तो सरफेस को छोड़ देती है, छोड़ेगी तो वो जाके कहाँ टकराती है, मडगार्ड से चिपक जाती है. पर यहाँ मडगार्ड का कोई जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई मडगार्ड है नहीं, मिट्टी इसको छोड़ रही है कहाँ पे, topmost point. It leaves the wheel when it reaches the topmost position of the wheel. If velocity of the wheel is v, what is the horizontal distance covered by the mud clump after leaving the wheel. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ आपको पहले वाले क्वेश्चन का साउंड करेगा जो हमने किया था भी कि इंक्लाइंड प्लेन पे स्फीयर छोड़ दे, ए से चला बी में छोड़ देगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, सम थॉट उसी से मिलता है क्वेश्चन. ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन कह रहा हूं, मैं करना क्या. तो अगर व्हील को थोड़ा सा बड़ा करके देखूं कि वो क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें करना है. तो बच्चों ये है एक व्हील, और इसके ऊपर एक मिट्टी का टुकड़ा आता है, ग्राउंड चिपकता है, लेकिन यहां से इसको छोड़ देता है. व्हील की वेलोसिटी v दी गई है. देखो मालूम है कि जब मिट्टी के टुकड़े ने यहां इसको छोड़ा है तो इसकी वेलोसिटी v नहीं होगी, यहाँ पे कितनी होगी, 2v. और जब मिट्टी को छोड़ देगा, व्हील को छोड़ देगा बच्चों, तो इट विल नॉट फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ. क्या होगा, ऐसे जाके कहीं गिरेगा. प्रैक्टिकली क्या होता है, हम लोग की गाड़ी में लगे होते हैं मैट गार्ड्स, याद है ना, देखा हो, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, तो मिट्टी इस मैट गार्ड में आके चिपक जाती है. ठीक है, ताकि आगे कुछ गंदा नहीं होता. लेकिन यहाँ भी मड गार्ड की बात नहीं हो रही है, तो वी विल नॉट कंसीडर द प्रेजेंस ऑफ दिस मड गार्ड, इसको हटा दो, है ना. प्रैक्टिकलिटी को दिखाने के लिए हम तुमको बता दें कि प्रैक्टिकली ऐसा होता है. ठीक है, अभी इसमें कुछ बच्चे दिमाग में एक और सवाल आया होगा, वो क्या सवाल है तुमको बताते हैं. हमें मालूम है उनके दिमाग में क्या आया, तो हमको मैसेज करके बताना क्या आया था कि नहीं आया. देखो अभी यहाँ से यहाँ तक चला, तो ये इसकी क्या बच्चों, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई. तो क्या ये मोशन उनको प्रोटोटाइप मोशन से रिजेंबल नहीं कर रहा है, कर रहा है. और फिर से हमसे क्या पूछी जा रही है, रेंज पूछी जा रही है. यहाँ तो हमें कोई COP वगैरह भी नहीं लगाना, सीधे सीधे क्या लिखना है, R is equal to U under root 2h by g. तो जहाँ भी U लिखा हुआ क्या लिखेंगे, 2v under root 2h की जगह क्या लिखोगे, R के 2r by g. So the distance covered by the mud particle or mud clump after leaving the wheel is R is equal to 2v under root 4r by g,
इसको लिखना चाह सकते हैं 4b अंडर रूट r बाय g। दिस इज द आंसर। ठीक है, जल्दबाजी में कई के बच्चे यहाँ पे b ले लेते हैं, इससे आंसर आपका गलत आएगा। ठीक है, इट इज 2b, इट इज नॉट। आंसर इज 4b अंडर रूट r बाय g। r क्या है उसका रेडियस, लेकिन जो हमने टावर की हाइट ली, टावर की हाइट क्या हो जाएगी इसका डायामीटर, दैट इज किससे रिजेंबल कर रहा है ये, टावर से जब बॉल को आप ऐसे फेंकते तो इसकी हाइट h हुआ करती थी। तो जो रेंज कवर होती है उसका फॉर्मूला क्या है, u अंडर रूट 2h बाय g। तो आज हमने इस कॉन्सेप्ट को, टावर से प्रोडक्ट मोशन कॉन्सेप्ट को 2 बार यूज किया, इस बात पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो आंसर लिख लीजिए। ठीक, अब देखो अभी हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें कुछ के दिमाग में क्या आया होगा वो तुम बता दो। मतलब ऐसे मतलब लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने बोला कि यहाँ पे प्रैक्टिकल हम लोग की गाड़ी में मडगार्ड लगा होगा। ठीक है, तुमके मन में सवाल होगा सब मडगार्ड इधर भी गंदा हो जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन ने ये कहा है कि वो मिट्टी का टुकड़ा जो यहाँ चिपका था वो यहाँ जाके छोड़ रहा है, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट कंपल्सरी। यही छोड़ते हैं मिट्टियां चिपक के, यहीं से छोटी चली जाती है। जब छोटी जाती है किसी पॉइंट छोड़ सकती है। तो जब भी कोई चीज रोटेटिंग बॉडी से निकलती है तो क्या करती है, किधर जाती है, इट मूव्स टेंजेंशियली, इट मूव्स टेंजेंशियली। तो इसी वजह से हर पॉइंट पे अंदर मडगार्ड गंदा होता है। ठीक है, खाली इस तरफ गंदा नहीं होता, पूरा गंदा होता है, क्योंकि मिट्टी यहाँ छोड़ती है, यहाँ छोड़ती है, जो भी जहां भी छोड़ेगी इट विल मूव कैसे, टेंजेंशियली। ठीक, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है बच्चों, फिर भी कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, सॉल्व कर लेते हैं। इफ a disk, a ring and a solid sphere are rolled down at the same time from an inclined plane with u equal to 0, then the order in which they reach the ground, order in which they reach the ground is, किस ऑर्डर में वो नीचे पहुंचेंगे, वो ऑर्डर है। पहला ऑप्शन क्या है, फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि पहले आएगा स्फीयर, फिर रिंग, फिर डिस्क। दूसरा ऑप्शन क्या है, रिंग पहले आएगा, फिर डिस्क, फिर स्फीयर। तीसरा कह रहा है स्फीयर, रिंग, फिर डिस्क। चौथा कह रहा है स्फीयर, डिस्क, फिर रिंग। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, कोई रिपीट तो नहीं हो, नहीं कोई रिपीट। तो पहला कौन है, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सी बात बोली है कि 3 बॉडीज हैं, स्फीयर है, सॉलिड, रिंग है और डिस्क है। तीनों को एक साथ किसी इंक्लाइंड प्लेन से लुकाया जाए तो नीचे पहले कौन पहुंचेगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ देयर रीचिंग द ग्राउंड इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमें बताना है। तो बेसिक बात ये बच्चों की नीचे पहले पहुंचने का मतलब हुआ कि रीच द ग्राउंड फर्स्ट का मतलब हुआ कि जिसका टाइम सबसे कम वो सबसे जल्दी पहुंचेगा, जिसका टाइम सबसे ज्यादा वो सबसे देर में पहुंचेगा। ठीक है, तो अगर टाइम की बात हो रही तो टाइम से कोरिलेट कर देना। टाइम में बच्चों बीटा क्या था, ग्रुप के अंदर था, और बताया था 1 sin थीटा अंडर 2h बीटा बाय g। तो टाइम बीटा के डायरेक्टली है और बीटा
आई के डायरेक्टली भाई बीटा का फॉर्मूला क्या है 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, है ना। तो हम क्या कहते हैं, जिसका आई जितना ज्यादा उसका बीटा उतना ज्यादा, एंड वाइस वर्सा। तो एक एक करके देख लो बच्चों कि आई फॉर द रिंग क्या लिखते हैं, 1 एम आर स्क्वायर, एम आर का मतलब 1 एम आर स्क्वायर। डिस्क के लिए आप क्या लिखते हो, 1/2 एम आर स्क्वायर, यानी एम आर स्क्वायर बटे 0.5 एम आर स्क्वायर, सही है। डिस्क के लिए अच्छा सॉलिड स्फीयर के क्या लिखते हो, सॉलिड स्फीयर लिखते हैं 2/5 एम आर स्क्वायर। 2/5 का मतलब क्या हो बच्चों, 0.4 एम आर स्क्वायर, ये तो हुआ। तो क्या दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि रिंग का आई है 1, डिस्क का कितना है 0.5 और सॉलिड स्फीयर कितना है 0.4। तो जिसका आई जितना कम उसका बीटा उतना कम, उसका टाइम उतना कम, और जिसका टाइम सबसे कम वो सबसे पहले पहुंचेगा। तो क्या कहते हो, सबसे पहले कौन पहुंचेगा बच्चों, जिसका आई सबसे कम है स्फीयर, उसका कौन पहुंचेगा डिस्क, उसके बाद कौन पहुंचेगा रिंग। तो फर्स्ट कौन है स्फीयर, सेकंड कौन है डिस्क, और थर्ड कौन है रिंग। तो क्या ऑर्डर है, स्फीयर डिस्क रिंग, जो हमें दिख रहा है किस ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट इज सॉलिड स्फीयर, देन इज डिस्क, एंड द लास्ट सबसे लेट कौन पहुंचेगी, रिंग सबसे लास्ट पहुंचेगी। ठीक है। इससे जुड़ा एक छोटा सा सवाल और है, वो भी देख लो ताकि कंफ्यूजन कहीं ना रह पाए। ठीक है, इससे फॉर्मूला भी क्लियर हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू सॉलिड स्फीयर्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, दो सॉलिड स्फीयर है कैपिटल ए कैपिटल बी, with their radii r and 2r and mass m and 4m respectively। ठीक बात, यानी A वाले का रेडियस r है, मास m है, B का रेडियस 2r है और मास 4m। ठीक है, उसका 4, रेडियस 2 गुना है, मास 4। both are allowed to roll down from an inclined plane with u equal to 0, then which sphere will, which sphere, from A or B, which sphere will reach the ground, पहले कौन पहुंचेगा। दोनों को एक साथ रोल करने को कर दिया, अलाउ कर दिया जाता है, तो दोनों एक साथ लौटा दिए जाते हैं। तो A पहुंचेगा पहले, दूसरा कह रहा है B पहुंचेगा पहले, C कह रहा है both together, या ऐसी लिखा होता both simultaneously, एक ही बात है। और चौथा कह रहा है डाटा इनसफिशिएंट, कि इतने से हम नहीं बता पाएंगे पहले कौन पहुंचेगा, we cannot predict, ऐसा कह रहा है। ठीक, तो A या B या both together डाटा इनसफिशिएंट। तो क्वेश्चन में बच्चों ध्यान दिया जाए, कह रहा है कि टू सॉलिड स्फीयर्स हैं, दोनों स्फीयर सॉलिड हैं A और B, with their radii r and 2r। इससे ये पता चल रहा है कि A और B में साइज का अंतर है,
मास का अंतर है, रेडियस अलग है, मास अलग अलग है। बी बहुत बड़ा है, बी जो है रेडियस 2r है, मास 4 गुना है। ए का रेडियस r है, मास m है। दोनों को एक साथ लुकाया गया किसी इंक्लाइंड प्लेन से, यानी u 0 है। देन विच स्फीयर विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट? तो ए ऑप्शन कह रहा है ए पहले पहुंचेगा, कह रहा है नहीं बी पहले पहुंचेगा, सी कह रहे हैं दोनों साथ साथ पहुंचेंगे या साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे, चौथे कह रहा है डाटा तो इनसफिशिएंट है, हम नहीं बता सकते। तो क्या किया जाए? तो एक बात गौर से देखने वाली बच्चों है ना, जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर अब आपने यहाँ पे ऐसे सोचा कि जिसका टाइम सबसे कम, अगर आपने ऐसे सोच रहे हैं, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो आप एक गलत कंक्लूजन पहुंच जाएंगे। जो अभी आपने थोड़ी पहले किया था कि टाइम तो बीटा पे डिपेंड करता है, बीटा आई पे डिपेंड करता है, तो जिसका मास ज्यादा, रेडियस ज्यादा, उसका आई ज्यादा होगा वगैरह वगैरह। तो जरा शांति से सुनो कि अब ये कॉन्सेप्ट हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब बॉडी का शेप क्या है, बोथ आर सॉलिड स्फीयर्स, ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे क्या कि भाई बीटा का फॉर्मूला क्या है। बीटा फॉर्मूला है 1 प्लस आई अपॉन, अब इसको नहीं यूज करें, ठीक है, हम यहाँ पूरा देखेंगे। एज बीटा क्या है, 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर है, हाँ है। तो ए का अगर आप बीटा लिखोगे तो आई ऑफ ए, मास ऑफ ए, रेडियस ऑफ ए लिखोगे ना, हाँ लिखेंगे। तो क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस आई 2/5 मास ऑफ ए, रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर अपॉन, फिर क्या लिखा होगा, मास ऑफ ए, रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हो कि मास ऑफ ए, रेडियस ऑफ ए क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस 2/5, ठीक। अगर बी होता तो तुम यहाँ लिखते बीटा ऑफ बी, आई बी, मास ऑफ बी, आर ऑफ बी का स्क्वायर, फिर रिप्लेस कर वो भी कट जाते। तो क्या पता चला, इससे पता चला कि बीटा फॉर ए एंड बीटा फॉर बी दोनों क्या बच्चों यहाँ पे सेम है, ठीक है। कितना है 1 प्लस 2/5 कितना है 7/5, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी स्फीयर का मास और रेडियस क्या होता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है, बिकॉज द रिजल्ट इज बीटा है क्या 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। आई में एम आर स्क्वायर हो गई, नीचे एम आर स्क्वायर से कट जाएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट इज लेफ्ट इज बीटा के ऊपर एक कॉन्सेप्ट बन गया, मतलब बीटा के लिए एक बात याद करनी है कि बीटा जो है वो स्फीयर के या किसी बॉडी के शेप पे डिपेंड करता है, उसका साइज कितना छोटा बड़ा इस पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर कोई भी सॉलिड स्फीयर है छोटा या बड़ा, कोई भी हॉलो स्फीयर है छोटा या बड़ा, कोई मतलब शेप उसका अगर सेम है तो बीटा क्या रहेगा, सेम। तो हमारा इस कॉन्सेप्ट हिसाब से जो हमें पता चल रहा है, क्या दिख रहा है कि दोनों का बीटा जब सेम है, जब बीटा दोनों का सेम है तो दोनों का टाइम भी क्या हो जाएगा, सेम। क्या टिक कर देंगे, सी ऑप्शन टिक कर देंगे। बोथ विल रीच द ग्राउंड टुगेदर और बोथ विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, ठीक। अब बीटा के लिए पॉइंट लिख लेंगे स्टार बना के। बीटा is a constant which depend only on the shape of the body and not on the size of the body, not on the size of the body, depend on the shape of the body and not on the size of the body। यानी यहाँ पे size doesn't matter, what matters, shape matters, size doesn't matter, ठीक। तो रिंग बड़ी छोटी, डिस्क बड़ी छोटी, makes no difference, बीटा remains same, ठीक है। अब आता बच्चों एक कॉन्सेप्ट, यानी जो भी आपने तीनों फॉर्मूले पढ़े, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, टाइम का, ये सारे एक्सप्रेशन फिर से मॉडिफाई हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, उसको देख लेते हैं। देन वी विल बी एट द एंड ऑफ द चैप्टर, और अगले डे वी विल स्टार्ट ग्रेविटेशन। डू नॉट मिस द बिगनिंग, स्टार्टिंग बहुत अच्छी, ग्रेविटेशन को आपको समझना है, और ग्रेविटेशन से
तो अगला चैप्टर है ग्रेविटेशन, उससे एक क्वेश्चन आई कैन गारंटी कि आपको एग्जाम में मिलेगा, आईआईटी इट इज आईआईटी और इट इज जी आईआईटी जी, यू विल गेट एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो देखो बीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन मतलब बच्चों ठीक। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को देख लो, क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या है किसी भी बॉडी का, कोई भी बॉडी हो, चाहे डिस्क हो, रिंग हो, कोई भी हो, उसको आप सिंपल एक पॉइंट बॉडी मान के जो लिखेंगे, तो देंगे I बराबर mk स्क्वायर, एज्यूमिंग एनी बॉडी एज अ पॉइंट बॉडी विल राइट I इज इक्वल mk स्क्वायर। तो जैसे कहा है डिस्क की बात हो रही है, तो डिस्क का मोमेंट हमेशा कितना है mr स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू mk स्क्वायर। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क, इट विल बी r बाय रूट, ठीक है। आइडिया बिहाइंड क्या है, आइडिया बिहाइंड बच्चों ये है कि अगर इस डिस्क को, अगर इस डिस्क के पूरे मास को एज अ पॉइंट बॉडी घुमाएं, पूरे मास को एज अ पॉइंट बॉडी घुमाएं, तो एज अ डिस्क वो r रेडियस पे घूमती है, तो एज अ पॉइंट बॉडी कितने रेडियस पे घूमेगी जिससे वैल्यू दोनों की क्या रहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू क्या रहे, सेम। तो उस रेडियस को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। वही डिस्ट्रीब्यूटेड मास व्हेन एज अ पॉइंट मास घुमाया जाए तो कितने रेडियस पे घुमाएं कि वैल्यू इसकी वही रहे, वैल्यू ना बदले। तो इसका मतलब ये है कि मास आप नहीं बदल रहे, मास सेम घुमा रहे हो और वैल्यू आप वही चाह रहे हो, इसका मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज द रेडियस। तो रेडियस कितना रखना पड़ेगा, r/√2, एंड दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक। तो जनरल रिजल्ट क्या बन गया रेडियस ऑफ गायरेशन का, जनरल रिजल्ट बन गया बच्चों k बराबर k बराबर I बाय m का अंडर रूट। अब कोई भी हो, कोई भी शेप हो, जैसे सॉलिड स्फीयर है ना, या रिंग, कोई भी हो, तो अभी हम ऐसे फॉर्मूले लिख दे रहे हैं, I बराबर सॉलिड स्फीयर का k कितना है बच्चों, सॉलिड स्फीयर के लिए आ जाएगा यानी 2/5 mr स्क्वायर बाय m, है ना। तो यू विल गेट r अंडर रूट 2/5 as in hollow square and so, ठीक है। तो हेडिंग क्या डाली थी, हेडिंग डाली थी बीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, वो देख लिया जाए। पहले इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से। तो यही रिजल्ट क्या लिखा सकता है, k स्क्वायर इज इक्वल टू I बाय m। भाई इसी चीज को ये जो लिखा हुआ है, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज k अंडर रूट I1 k स्क्वायर और I बाय m, ठीक है। और अभी हमने क्या लिखा, बीटा इन टर्म्स ऑफ k। तो बीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस I अपॉन mr स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, I बाय m को क्या लिख सकते हो, k स्क्वायर। तो बीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, यानी ये आ गया आपका रिजल्ट बीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। दिस इज द बीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। तो सर इससे क्या फर्क पड़ता है यार, फर्क देखो कुछ नहीं पड़ता है, वो बस पूछने के तरीके बदलता रहता है, कभी के दे देगा, इधर उधर बारे इधर उधर की बात नहीं करेगा बच्चों। तो क्वेश्चन कैसे इंटरेस्टिंग बनेगा, क्वेश्चन कैसे कंफ्यूजिंग बनेगा, वरना हर कोई सॉल्व कर जाएगा, हर कोई सॉल्व कर लेगा तो हर कोई सेलेक्ट हो जाएगा, हर कोई सेलेक्ट हो जाएगा तो इतनी तो सीट्स भी नहीं है ना। इसीलिए हर कोई बीमार अगर पड़ जाएगा तो इतने तो हॉस्पिटल्स भी नहीं हमारे, है ना। तो हमेशा वी फॉल ऑफ द नंबर्स, है ना, अपने यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बच्चों, तो इसलिए कंपटीशन टफ है अपने यहाँ का। इसलिए अपने यहाँ से जो क्वालिफाई करके कहीं भी अप्लाई करता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज वगैरह में, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ को क्वालिफाई करके, इतनी भीड़ कॉम्पिटिशन से निकल के आया तो जरूर बहुत अच्छा होगा। एक ये क्राइटेरिया बन जाता है ना। एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है कि आपको जगह बनानी बड़ी मुश्किल है यहाँ बच्चों, इंडिया में अपने देश में जगह बनानी बड़ी मुश्किल है। कि हम जगह बना ली आपने यहाँ पर अच्छी रेपुटेड इंस्टीट्यूट से, आपने आईआईटी से या मेडिकल किसी अच्छे कॉलेज से आपने बीबीएस किया, तो यू आर एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड,
तो उन्हें पता है ये कंपटीशन बीट करके आया और कुछ छोटा मोटा कंपटीशन बीट नहीं किया है। इसने वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड में इसने अपनी जगह बनाई है, ठीक है। इसलिए हम लोग वी ऑलवेज स्ट्राइव फॉर द एक्सीलेंस। छोटी मोटी चीजें तो हर कोई कर लेता है, एक्सीलेंस पे जाना पड़ता है। या कुछ ही पाना है आपको देश में, यू हैव टू बी एक्सीलेंट। ओके, चलो भाई। तो क्या हुआ, कैसे पूछेगा वो, पूछेगा ऐसे कि भाई वेलोसिटी बताइए। तो आपने कहा था हमने वेलोसिटी पढ़ा हुआ अंडर 2gh अपॉन बीटा, इतना अच्छा था, छोटा सा हमारा फॉर्मूला था, हमारा काम चल रहा था। लेकिन किसी ने कहा नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना होगा, बड़ा करके बताओ, थोड़ा इलैबोरेट करो, संदर्भ से इधर से बताओ। तो लो भैया संदर्भ से इधर से लिखोगे r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर लिखोगे ना भाई, यही चीज ऐसे लिखनी पड़ेगी। हाँ, तो ये छोटा सा काम इससे चल रहा था, लेकिन नहीं, वो पूछेगा, आपको ऑप्शन देगा, फिर आप कहेंगे सर ये तो बहुत लंबा थोड़ा रिजल्ट लिखा हुआ था, हम तो समझ ही नहीं पाया। तो बस ये हो गया कितना, r अंडर रूट 2g अपॉन r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब देखो तुम ध्यान से, वो एकदम छोटा सा फॉर्मूला जो आपके दिमाग में हमेशा रहता है, 2gh अपॉन बीटा अंडर 2g अपॉन बीटा, बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं, वो कहेगा नहीं k के फॉर्म में बताओ। तो बस बीटा रिप्लेस कर दिया हमने किससे, r, देखो यहाँ ये था, तो r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर r स्क्वायर, ये पूरा पूरा बीटा हमने यहाँ रख चिपका दिया। जैसे यहाँ चिपकाया, r स्क्वायर कहाँ चला गया, ऊपर, r स्क्वायर ऊपर है, रूट के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, केवल r, अंदर क्या बचेगा, 2gh अपॉन r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो इस तरह से एक्सेलरेशन को मॉडिफाई कर लो, इस तरह से टाइम को मॉडिफाई कर लो, जैसे चाहे वैसे कर लो। मेन बात ये बच्चों कि आप बीटा क्या याद रखोगे, 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। बीटा वैसे याद रखते हैं 1 प्लस i अपॉन mr स्क्वायर, और रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर्म रखना है तो 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ठीक है। जस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जस्ट अ टर्म, और कुछ नहीं है, इसकी कोई खास एज सच। ठीक बच्चों, तो इसको आप लिख लीजिए। और रिवाइज करके आइएगा, नेक्स्ट टर्म पे हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और तुरंत ही लॉग इन कर लीजिए फॉर ग्रेविटेशन, द नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो हमारा कंटिन्यूएशन चल रहा था कूलॉम्स लॉ, वहीं से स्टार्ट करते हैं। कूलॉम्स लॉ पे हम लोगों ने एक क्लियर में क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिनिश कर लिए थे, और हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल, तो वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। तो तुरंत लॉग इन कर लीजिए।